Hello. So today I have a celebrity on the show, a celebrity in his own right. He is All India ranked 1 this season in the Indian Cost Accounting Services conducted by UPSC and happens to be like a one-day student of mine. 2012 was when I met Harsh in an iLead center of the CA Institute. He had cracked CA already, but he didn't want to get into the corporate world. And I asked him why, and he said, "Sir, I want civil services. I want to serve the government of India. I want to serve the masses of the country. And that is what gives me that inner kick." And it's been a long journey since 2012. We are now in Feb 2021. So I requested Harsh to share his experiences, the ups and downs of that entire story, so that you could get a realistic view about this entire journey of civil services preparation and how what are the various options opportunities. Like, I didn't know for a fact that Indian Cost Accounting Services is a premier service exclusively for chartered accountants and cost accountants. So welcome to the show, Harsh. Thank you so much, sir. Thank you. So Harsh, uh, just if you could quickly tell us about your formative years leading up to your CA degree in 2012, how you were born and brought Yeah. up, school, college, CA, etc. So I was born and brought up in Calcutta itself. अपना कलकत्ता के ही सब हैं तो सब क्लोज नेट फैमिली काइंड ऑफ माहौल रहता है वहाँ पर. तो कलकत्ता में बॉर्न ब्रॉट अप हुआ, बिरला हाई स्कूल से स्कूलिंग किया, उसके बाद कोलकाता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन हुआ, बीकॉम ऑनर्स 2010 में कंप्लीट किया. साथ में सीएस परस्यू किया. तो सीए मेरा नवंबर 2011 में हो गया था. सीएस 2010 में हो गया था. सीएस में ऑल इंडिया रैंक 8 फाउंडेशन में था, 16 इंटर में था, 13 फाइनल पे था. तो बाय गॉड्स ग्रेस हैट्रिक ऑफ रैंक्स हो गया था उस टाइम भी. तो उसके बाद फिर कंटिन्यू किया कि भाई अब ये एक बैकअप के रूप में, जैसे माइंड पहले से क्लियर था कि भाई सिविल सर्विसेज में जाना है. तो उसमें क्या है कि बहुत एक अनसर्टेन सा चीज रहता है कि भाई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. यूजुअली जब आदमी कोई प्रिपेयर करना शुरू करता है तो हमेशा पॉजिटिव सोच के ही जाता है कि भाई प्रिपेयर करेंगे इतने समय में तो हो जाएगा. बट बहुत बार ऐसा होता नहीं. मेरे साथ भी वैसा ही हुआ, मेरा नहीं हुआ. तो एज अ बैकअप भी उस टाइम आपको सोचना पड़ता है कि भाई चलिए आज से अगर 4 साल बाद अगर ये नहीं होता है तो यू शुड हैव समथिंग टू फॉल बैक अपॉन. यू शुड नॉट बी सिटिंग आइडल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम थिंकिंग व्हाट यू विल डू लेटर इन लाइफ. तो तो इसका कंप्लीशन हुआ तो आपसे भी उसी टाइम मिला था जीएमसीएस का ट्रेनिंग में 2012 में. तो एब्सोल्युटली, हाँ. मेरा मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट 2010 में था, मेंस में गया. फिर 2012 में अटेम्प्ट दिया, प्रीलिम्स में नहीं हुआ. उसके बाद 13 में अटेम्प्ट दिया, अगेन मेंस में गया, नहीं हुआ. 14 में अटेम्प्ट दिया, अगेन मेंस में गया, नहीं हुआ. तो माने मेंस मेरे लिए एकदम अकेलीज हील बन गया था कि भाई प्रीलिम्स तो निकल जा रहा है, मेंस नहीं निकल रहा है. तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि 14 में मैंने छोड़ दिया इसका प्रिपरेशन. और फिर एसबीआई पीओ का एग्जाम है, वो एग्जाम दिया, वो फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, उसमें क्लियर हो गया. तो एसबीआई काफी एक हेक्टिक जॉब रहता है. तो हेक्टिक जॉब के साथ में फिर सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करना इज अ टीडियस टास्क. लोग कर पाते होंगे, मैं नहीं बोल रहा कि नहीं कर पाते, बट मेरे लिए इट वाज वेरी डिफिकल्ट. तो उसके बाद फिर ये प्रोसेस छूट गया. फिर एसबीआई में काम करते करते फिर वहां से रिजाइन किया 2017 में. फिर अगेन 2018 में सीएनएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अपना सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन है इंडिया में, उसको मैंने ज्वाइन किया एज एन ऑफिसर. फिर वहां पर ही अभी काम करा था जब ये रिजल्ट आ गया. माय गॉड, मतलब काफी. तो अगर हम लोग डिस्कस करें तो मतलब तुम्हारा थॉट प्रोसेस क्या था? मतलब कॉर्पोरेट वर्ल्ड, देखो आज के डेट में लोगों का जो एक परसेप्शन है कि आफ्टर सीए एंड सीएस विद रैंक्स, मतलब सीएस में तो तुम्हारा तीनों लेवल पे रैंक था, यू कुड हैव ऑप्टेड फॉर अ जॉब. फॉर एग्जांपल लेट्स से एक आईटीसी 20 लाख 21 लाख रुपया दे देता, समथिंग लाइक दैट आई एम सेइंग. तो वो मॉनेटरीली कुड हैव बीन फार मोर रिवॉर्डिंग. बट तुमको ये सिविल सर्विसेज का जो जज्बा था वो क्यों था? देखिए, कॉर्पोरेट सेक्टर और सिविल सर्विसेज का दोनों का एक अलग रोल है. लाइक मेरा जो मेंटल इंक्लिनेशन था वो सिविल सर्विसेज की तरफ इसलिए था बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट दैट सिविल सर्विसेज कैन क्रिएट इन द सोसाइटी.
कॉर्पोरेट सेक्टर में आपका मोटिव हमेशा प्रॉफिट रहता है, दैट ओके, अपने को शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइज करना, अपने को प्रॉफिट बढ़ाना है तो कंपनी सही चलेगा। बट सिविल सर्विसेज में आपका जो बॉल गेम है वो टोटली डिफरेंट रहता है, ठीक है। वहां यू हैव टू थिंक अबाउट द लास्ट पर्सन जिसके पास कोई सर्विसेज नहीं पहुंच रहा है, तो उस बंदे को कैसे आपको अपलिफ्ट करना है। तो वो एक मेरा कॉलिंग था। तो किसी का मोटिवेशन हो सकता है कि उसको पैसे से मिलता हो, मेरा मोटिवेटिंग फैक्टर कभी भी पैसा नहीं था, मेरा मोटिवेटिंग फैक्टर ये था। और मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ समय के बाद में पैसा मैटर नहीं करता है, व्हाट मैटर्स इज योर जॉब सेटिस्फैक्शन। तो मेरे को इसी से सेटिस्फैक्शन मिलता था। फेयर पॉइंट एंड एक्चुअली लॉजिकल है। एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद हम लोग देखते हैं ना, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो पैसे में भी आ जाती है। एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद पैसा तो आप फिर बैंक में रखने के लिए कमा रहे हो, एंड हेयर लाइक यू आर एबल टू इम्पैक्ट एकदम लास्ट माइल में एक वो गरीब तबका का इंडियन भी जो आपके पॉलिसी से इम्पैक्ट हो सकता है। यस। सही बात है, जब एकदम करेक्ट। आईएएस प्रेपरेशन की अगर हम बात करें, तो मतलब तुम दिल्ली नहीं गए थे जो हम लोग अभी बात कर रहे थे, तो हाउ डिड यू प्रिपेयर एटलीस्ट प्रीलिम्स क्लियर करने का? क्या स्ट्रैटेजी था तुम्हारा? मेंस में किस लेवल पे अटक जा रहे थे? मतलब इंटरव्यूज का इशू हो रहा था या राइटिंग में प्रॉब्लम हो जाता था? मेंस में एग्जैक्टली क्या बॉटलनेक्स आ रहे थे? बॉटलनेक्स ये था, जैसे देखिए, इसमें मैं किसी और को दोष नहीं दूंगा, मैं खुद को ही दोष दूंगा कि प्रीलिम्स तो निकल जा रहा था बिकॉज उस टाइम सी सैट था, तो सी सैट वॉज अ बिग एडवांटेज फॉर अस, जो भी अपने बोलते हैं कि भाई जिनका थोड़ा सा एनालिटिकल रीजनिंग वगैरह अच्छा रहता है तो सी सैट बहुत एडवांटेजियस रहता है। 2010 में उसके पहले क्या था, अपना प्रीलिम्स में कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ऑप्शनल एक रहता था, तो वो ऑप्शनल के बेसिस पे ही प्रीलिम्स निकल जाता था, बिकॉज उसमें अगर आपका सम्स वगैरह आते थे, अपना प्रॉब्लम्स आता था, तो अगर आपने उसमें हाई स्कोर कर लिया तो वो निकल जाता था। वैसे इसी सैट में भी अगर आपकी स्कोरिंग बहुत अच्छी रहती थी तो निकल जाती थी। तो क्या होता है कि जीएस जो कि एक बहुत अनसर्टेन सा चीज रहता है, अगर थोड़ा सा दूसरा पेपर अगर ठीक हो गया तो वो काउंटर बैलेंस कर देता है, तो आपका टोटल स्कोर ठीक आ जाता था। मेंस में प्रॉब्लम ये हुआ कि भाई मैं सेल्फ स्टडी करता था, तो सेल्फ स्टडी करने से क्या होता है कि एक प्रॉपर गाइडेंस का जो एक जरूरत होता है, भाई देखिए, एक आप सेल्फ स्टडी करते हैं, आपको एक चीज बता दिया गया कि आपको ये चीज देखना है, ये चीज पढ़ना है, इस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो वो एक गाइडेंस का कमी मेरे को लगा। तो क्या है कि भाई, जैसे हार्ड वर्क तो सभी को ही करते हैं, मैंने भी किया था, लेकिन एक स्मार्ट वर्क का भी जरूरी माने जरूरत होता है। तो वो स्मार्ट वर्क, इफ यू डू दैट, only then I think you will be able to succeed in this exam. Hard work is there are a lot of people who do hard work, so that is what I assume, that was my biggest flaw. And एक चीज है कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मैं नहीं करता था, जो सबको ही बोलते हैं मेंस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, वो मैं नहीं करता था। करंट अफेयर्स मेरा फ्लॉ था, क्योंकि कारण है भाई, अपने सीए वगैरह करते थे तो ये सब सब चीज से टच छूट जाता था अपना। वही रहता था भाई, अकाउंट्स देखना है, टैक्सेशन देखना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखना है, कॉस्ट अकाउंटिंग देखना है, ऑडिट देखना है। तो सारा सब्जेक्ट मैटर इतने साल से जब वो पढ़ रहे थे, तो एक एंटायरली न्यू बॉल गेम में जाना, इट वाज डिफिकल्ट फॉर मी। और फिर एसबीआई पीओ क्रैक करने का क्या सीक्रेट सॉस है, और कैसा लाइफ होता है एज एन एसबीआई पीओ? मतलब वो भी काफी टफ तो एग्जाम होता है ना, मतलब एसबीआई, लाइक लाखों बच्चे देते हैं एसबीआई पीओ का एग्जाम। हाँ ये बात सच है, लेकिन मैं जब एग्जाम देने गया था तो मुझे नहीं पता था कि लाखों बच्चे देने जाते हैं या ये इतना टफ होता है। मैं तो ये तंग आ गया था कि भाई कुछ हो नहीं रहा है, सिविल सर्विस का एग्जाम निकल नहीं रहा है, कहीं तो अब घुस जाना चाहिए। तो सामने ये एग्जाम दिखा, तो ये अब मेरी वाइफ है, ठीक है, वो उसी ने फॉर्म भर दिया था इस एग्जाम का कि जाके तुम एग्जाम दे दो। तो वो एग्जाम में फिर मैं गया बैठा, तो लिटरली सिनेरियो ऐसा था कि मैं सेंटर में गया तो मैं पूछ रहा था कि एग्जाम ये है किस चीज का। तो वैसे सिनेरियो में मैं सेंटर पे ये तो गया टू था। मच हो गया, हाँ लेकिन ये कुछ ज्यादा ही एग्जैजरेशन हो गया ले, कि ये एग्जाम किस चीज का है तुमको एग्जैजरेशन पता ही नहीं, नहीं ये था। ट्रूथ है। मेरे को नहीं पता था, ये मैं सच बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं पता था। बस इतना पता था कि इसमें रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और जीके आता है। जीके इसलिए ठीक था क्योंकि यूपीएससी का तैयारी किया हुआ था। हाँ मैथ्स इसलिए ठीक था, रीजनिंग इसलिए ठीक था क्योंकि सीसैट का तैयारी किया हुआ था। और हाँ। इंग्लिश ठीक है ही, तो प्रॉब्लम हम्म। नहीं होता था। तो इसी वजह से एग्जाम में कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ एसबीआईपीओ में। एग्जाम क्रैक करने के बाद फिर जीडी एंड जो आपका पीआई राउंड होता है उसमें,
तो जीडीपीआई में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि आपका यूपीएससी का जो प्रिपरेशन का जर्नी रहता है वो बहुत अच्छा रहता है। माने आप पढ़ते हैं तो आपको बहुत कुछ की व्हाई समथिंग हैपेंस, आपको वो एनालाइज करने का एक मौका मिलता है। तो वो एनालिसिस क्या है कि आपको जीडी वगैरह में हुआ या पीआई में आज कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कि जैसे उस टाइम मुझे पूछा गया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेक्टर है उसमें बैड लोन्स का क्या प्रॉब्लम्स है। तो ये सब चीज यूपीएससी में तैयारी किया हुआ था, तो इस वजह से वहां पर वो आंसर कर पाए। फाइनली सिलेक्शन हो गया, बंगाल सर्कल में पोस्टिंग मिला। तो पीओ में क्या होता है कि आपका पहला पोस्टिंग असिस्टेंट मैनेजर का रहता है, तो उसमें फिर आपका ट्रेनिंग वगैरह चलता है। तो शुरू में तो ये होता है कि हर 3 महीने में आपका पोस्टिंग्स बदल दिया जाता है, कि भाई आपको क्रेडिट का भी ट्रेनिंग दे देते हैं, सेमी क्रेडिट का भी, आपको रिटेल बैंकिंग का भी ट्रेनिंग दे देते हैं, आपको इंडिपेंडेंट असाइनमेंट का भी दे देते हैं। बिकॉज वो यूजुअली क्या है कि आपको तैयार करते हैं कि भाई आप जब कंफर्म हुए तो आपको आज ब्रांच मैनेजर वो बना के बैठा सकते हैं। तो दैट टाइम यू शुड बी केपेबल इनफ टू मैनेज अ ब्रांच एंड टू गेट बिजनेस। तो ये मोटिव था। तो लाइफ अच्छा था उसमें भी, बट इट्स अ हेक्टिक जॉब। उसके साथ सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, बिकॉज वर्क आवर्स वर नॉट फ्लेक्सिबल। वो थोड़ा सा अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होता है कि फेस टाइम जिसको बोलते हैं, कि भाई काम नहीं भी है तो भी आपको ऑफिस में बैठना पड़ेगा। तो ये सब चीजें जो थी, तो ये मुझे सूट नहीं कर रही तो थी। इसमें गाँव वाँव को भी पोस्टिंग होता है, लाइक मिदनापुर टाइप्स कुछ भी, कि सिर्फ कलकत्ता पोस्टिंग था? मेरा हुआ था 1 साल के लिए, मैं मालदा में पोस्टेड था, फरक्का में पोस्टेड था। अच्छा, ओके। हाँ, मेरी पोस्टिंग हुई थी तो रूरल एरिया में भी हुई थी। तो मैं फरक्का में 1 साल तक पोस्टेड था। उसके बाद, हेलो। हाँ हाँ, यस यस यस, आई एम हेलो। हियरिंग। मैं सुन रहा हूँ। हेलो। अच्छा, नहीं, देयर वाज सम लैग, सो या। हाँ। सो सो आई फरक्का विल में से इट पोस्टेड अगेन। थे? या। हाँ, तो फरक्का में मेरा पोस्टिंग था, 1 साल तक पोस्टिंग था। इसमें क्या है कि आपको नेक्स्ट प्रमोशन के लिए 2 साल का रूरल एंड सेमी अर्बन असाइनमेंट करना पड़ता है, ये स्टिपुलेशन है। तो फरक्का में मालदा में पोस्टिंग हो गया। उसके बाद कौंटाई, अपना दीघा साइड में है कौंटाई, तो वहां पोस्टिंग हुआ 3 महीने के लिए। वहां पोस्टिंग में मतलब वहीं जॉब कर रहा था, व्हेन आई डिसाइडेड कि भाई मेरे से ये और नहीं हो पाएगा। माने प्रॉब्लम वाज कि जैसे किसी को सूट करता है कि जो एक सेट प्रोटोकॉल्स है, एसओपीज बता दिया, आप सिस्टम में उसको डाल दीजिए एंड सिस्टम ही आपको रिजल्ट दे देगा, दिमाग आपको ज्यादा नहीं लगाना है। तो तो वो चीज मुझे मुझे पर्सनली सूट नहीं करा था। तो मुझे चाहिए था कि थोड़ा सा मेंटली चैलेंजिंग हो, जहां पर आप सोच सके, कुछ आप अपने मन का कर सके। तो आई डिसाइडेड टू रिजाइन। मैं ये सीएजी का रिजल्ट आने के पहले ही मैं उसको छोड़ दिया। एंड देन आई थॉट कि अगर कुछ नहीं भी होगा, इसमें नहीं भी होता है सीएजी में, तो मैं खुद का प्रैक्टिस कर लूंगा, कुछ भी कर लूंगा, देखूंगा, बट आई कैन नॉट कंटिन्यू इन दिस जॉब। तो सीएजी का एग्जाम का क्या प्रिपरेशन होता है, कितने लोग देते हैं उसमें, सीएलओ को क्या एडवांटेज है करने के लिए, और क्या होता है डे टू डे लाइफ इन अ सीएजी जॉब? हेलो। सीएजी का लाइफ में क्या होता है? यू आर नॉट एबल टू हियर मी? हेलो। या सुन नहीं रहा? हेलो। हाँ। थोड़ा सा लैग हो रहा था, हाँ। तो ठीक अच्छा। है, आपका क्वेश्चन मैं समझ गया कि सीएजी में सीए को क्या एडवांटेज है, क्या जो भी एग्जाम का प्रोसेस है। यस। तो सीएजी में जो मैं था, मैं एक गजेटेड ऑफिसर था। तो इसका रिक्रूटमेंट एसएससी के थ्रू हुआ था। तो दिस इज द ओनली गजेटेड रैंक जिसमें एसएससी के थ्रू रिक्रूटमेंट होता है, अदरवाइज गजेटेड रैंक्स का मैंडेट यूपीएससी के पास में। ठीक है, इसके पीछे कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स है, किस वजह से एसएससी के थ्रू हुआ था। तो लेट्स नॉट गेट इनटू दोज डिटेल्स। तो इसमें अपना सीए को एडवांटेज ये होता है कि आपका जो सीजीएल का एग्जाम होता है, आप सुने होंगे कि नहीं सुने होंगे, मुझे नहीं पता। नहीं हाँ सुना। तो हाँ तो एक कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम होता है। अच्छा। ठीक है। तो उस एग्जाम उसमें आपका मैथमेटिक्स, इंग्लिश, रीजनिंग, अगेन द सेम थिंग्स, जीके, हम्म। ये आता है। तो अच्छा। उसके बाद आपका सीएजी में पोस्टिंग के लिए एक फाइनेंस एंड अकाउंट्स का एक अलग से पेपर होता है। अच्छा। तो अपने जो सीए होते हैं उनको उसमें बहुत फायदा मिलता है। तो सीएजी में क्या था कि आपका एक डिजायरेबल क्वालिफिकेशन रहता है कि भाई आप अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या आप एमबीए फाइनेंस में हैं, तो सीएजी में आपकी पोस्टिंग अच्छी होती है। अगर आपके मार्क्स आ गए, आपका सिलेक्शन हो गया,
तो पोस्टिंग इन द सेंस कि सीएजी में कई अलग अलग डिपार्टमेंट्स है। तो अलग डिपार्टमेंट्स इन द सेंस जैसे एक सिविल ऑडिट हो गया, एक डिफेंस ऑडिट हो गया, कमर्शियल ऑडिटिंग हो गया। तो जो अपने फाइनेंस बैकग्राउंड के लोग रहते हैं जैसे मैं हूँ, तो हमारी पोस्टिंग क्या है, हमारी पोस्टिंग कमर्शियल ऑडिटिंग में होती है। कमर्शियल ऑडिटिंग में आपका मैंडेट ये रहता है कि जैसे सेंट्रल पीएसयूज हो गए या स्टेट पीएसयूज हो गए या कमर्शियल डिपार्टमेंट्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गए, तो उनकी ऑडिटिंग रहती है। जैसे उसमें आपका इंडेस हो गया, जीएसटी हो गया, ये सब का काम आता है। तो अब जो नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड का आदमी है, सपोज कोई साइंस ग्रेजुएट है, वो भी मार्क्स ले आया एंड सिलेक्शन हो गया, सपोज मैथ्स में बहुत मार्क्स आ गए उसके, तो सिलेक्शन हो गया, तो उनको फिर सिविल ऑडिट दे दिया जाता है या डिफेंस ऑडिट दे दिया जाता है। तो वहां पर क्या, वहां पर ऑडिटिंग थोड़ा इजी रहता है एज कम्पेयर टू ये अपने को इंडेस लगाना है या टैक्सेशन का प्रिंसिपल्स लगाना है, तो उसका नॉलेज उनको नहीं होता। तो इसलिए फाइनेंस का बैकग्राउंड के आदमी का इसमें यही फायदा रहता है। ओके, और इसमें क्या पोस्टिंग्स कहाँ रहती है? ऑल ओवर द कंट्री घूमते रहते हो क्या? हाँ, कमर्शियल जो डिपार्टमेंट है वो आपका ऑल इंडिया कार्डर रहता है, उसका कार्डर कंट्रोल दिल्ली हेडक्वार्टर्स जो है सीएजी ऑफिस, वहां से ही रहता है। हम्म। और पोस्टिंग्स जो है आपके, वो पोस्टिंग्स ऑल ओवर इंडिया ही रहती है। बट इसमें एक अच्छी बात ये है कि इसमें कोई रूरल पोस्टिंग नहीं होती। जो भी ऑफिसेज है वो सब स्टेट कैपिटल्स में है, तो आपकी हम्म। हमेशा एक अर्बन एरिया, एक स्टेट कैपिटल में पोस्टिंग रहेगी। तो तुम्हारा कहाँ कहाँ लेकिन हुआ? यह है कि इस जॉब में ट्रैवलिंग काफी रहती। मेरी पोस्टिंग बैंगलोर में हुई। आई वाज एक्सपेक्टिंग अ ट्रांसफर टू कलकत्ता दिस ईयर। अच्छा, और ट्रैवलिंग कितना था? ट्रैवलिंग इसमें काफी रहता है क्योंकि आपका जो ऑडिट इंस्टीट्यूशन है, जैसे यहाँ मेरा मैंडेट था कि स्टेट गवर्नमेंट का पीएसयू उसको मेरे को ऑडिट करना है। तो अब स्टेट गवर्नमेंट पीएसयूज, तो अब गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का जो भी है, अभी जैसे मैं बैंगलोर में हूँ, तो गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का पीएसयूज ऑल ओवर कर्नाटका में फैला हुआ है। तो अब ऑडिट ही जब फैला हुआ है, तो आपको वहां पर अब गवर्नमेंट में थोड़े बहुत ड्रॉबैक्स है, जैसे एवरीथिंग इज नॉट डिजिटल। ठीक है, तो अभी भी वो सिस्टम है, फाइलें हैं, अलमारियों में रखी हुई हैं। तो आपको जाके फाइलें निकलवानी पड़ती है, उनकी ऑडिटिंग करनी पड़ती है, वेरिफिकेशन करना पड़ता है। तो इस वजह से आपकी टूरिंग रहती है। लेकिन आप जब टूर पे जाते हैं तो आपको रिस्पेक्ट इमेंस मिलता है, इमेंस मिलता है। माने बस अब क्या बोलूं मैं, बस बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट रहता है आपका ऑडिट में, क्योंकि उनको थोड़ा डर भी रहता है, ऑडिट से डरते हैं वो लोग। तो इस वजह से और कन्नड़ सिखाया था अच्छी तुमको रहती है, फिर? आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहता है। कन्नड़ सिखाया नहीं, था? कमर्शियल ऑडिटिंग में कन्नड़ का कमर्शियल ऑडिटिंग में कन्नड़ का जरूरत नहीं पड़ता, सिविल ऑडिट में पड़ता है, क्योंकि वो अच्छा। यहाँ पे जो मिनिस्ट्रीज है उनको ऑडिट करते हैं। तो हाँ, ओके। वहाँ डॉक्यूमेंट्स जो है वो कन्नड़ में रहते हैं। बट पीएसयूज में डॉक्यूमेंट्स आपका सब कुछ इंग्लिश में रहता है, बट बात फाइनेंशियल करने के लिए स्टेटमेंट्स लाइक इंग्लिश में रहते हैं। कॉन्वर्सेशन वाइज, तो वो कन्वर्सेशन में तो टीम जाती है ऑडिट के लिए, तो वहां पर हो जाता है। हाँ, तो टीम जाती है, तो वहां पर कोई ना कोई रहता है जो कन्नड़ अच्छे से समझते हैं, बोलते हैं। और बाकी जिनसे आप मिलते हैं, आज जीएम फाइनेंस हो गए या एमडी हो गए कंपनी के, तो दे नो इंग्लिश, वो वेल वर्स्ड है हाँ। इंग्लिश से, तो प्रॉब्लम नहीं होती। So now coming to the most exciting part, मतलब finally Lady Luck smiled and you were declared All India rank 1 in the Indian Cost Accounting Services exam. तो हम लोग को इसके बारे में डिटेल में बताओ यस। कि ये एक्सक्लूसिवली फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट अकाउंटेंट्स है, क्या है इसका, क्या करता है, क्या प्रोस्पेक्ट्स है, तुमने कैसे प्रिपेयर किया, अब कहाँ जा रहे हो असिस्टेंट डायरेक्टर बन के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, सब बताओ। हाँ, तो फ्रैंकली स्पीकिंग इस सर्विस के बारे में मुझे भी आइडिया नहीं था अप टू 2017, क्योंकि ये सर्विस अपने में पॉपुलर नहीं है। तो अपना क्या होता है कि सीएससी में बंदा करता है, तो उसके बाद वो सोचता है कि चलो द नेक्स्ट लॉजिकल थिंग इज लेट्स ज्वाइन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। किसी को अगर आगे परस्यू करना होता है तो वो एमबीए करने चला जाता है, एंड देन वो बंदा फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ज्वाइन करता है। तो मैं चूंकि एसबीआई ज्वाइन कर चुका था, फिर कैग में मतलब रिजल्ट्स अवेटेड था उस टाइम, तो मुझे इसके बारे में पता नहीं था। देन आई केम अक्रॉस वन लिंक्डइन प्रोफाइल, किसी डेप्यूटी डायरेक्टर का था, तो मुझे सर्विस का नाम पता चला कि हाँ ठीक है, इंडियन कॉस्ट अकाउंट सर्विस बोल के कुछ सर्विस है। देन आई डिड माय रिसर्च अबाउट इट। तो इस सर्विस का ये है कि ये सर्विस अपने एक्सक्लूसिवली सीएस एंड सीएमएस के लिए है। तो यहाँ क्या है, जैसे आप सिविल सर्विस एग्जाम होता है, वो ओपन टू ऑल ग्रेजुएट्स इन द कंट्री है, तो भाई कोई भी आदमी जो ग्रेजुएट है वो लिख सकता है वो एग्जाम। बट इसमें ये क्या है कि ये स्पेशलाइज सर्विस है, वहां क्या है, वो जनरलिस्ट सर्विसेज है।
स्पेशलाइज्ड टेक्निकल सर्विसेज में क्या है, इनको टेक्नोक्रेट्स चाहिए। ये चाहते हैं कि भाई हम ऐसे बंदे को ले जिसको हम उसके सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बना दें, एंड वो अपना एक्सपर्ट एडवाइस गवर्नमेंट को दे सकें, ताकि गवर्नमेंट की पॉलिसी फ्रेमिंग में हेल्प हो, अच्छी पॉलिसियां बने, अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट हो। तो एग्जाम का प्रोसेस इसमें ये था कि जैसे नोटिफिकेशन फिर आया था इसका 2019 में, तो मैंने 2019 में इसका एग्जाम दिया था। फिर रिटर्न जो भी एग्जाम था, इसका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, ठीक है। इसमें एमसीक्यूज रहते हैं, 120 मिनट्स का एग्जाम होता है। उसमें आपका कॉस्ट अकाउंटिंग पे फोकस रहता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे फोकस रहता है, टैक्सेशन पे फोकस रहता है, ठीक है। मतलब इंडेस वगैरह इतना नहीं पूछते उसमें, क्योंकि उनको बेसिकली चाहिए कि जैसे अब ये जो सर्विस है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की है। तो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर माने एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स कॉस्ट। तो कॉस्ट का जब है तो आपको कॉस्ट एनालिसिस, कॉस्ट रिडक्शन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बजटिंग, ये सब का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। तो इसी सब पर फोकस रहता है एग्जाम में। तो 120 मिनट्स का एग्जाम होता है और 120 क्वेश्चंस रहते हैं उसमें। तो अब बात ये कि अब चूंकि बेसिक रिक्वायरमेंट आपको सीए सीए में होना पड़ेगा, तो इसमें कंपटीशन काफी अच्छा रहता है, क्योंकि सभी प्रोफेशनली क्वालिफाइड है, एवरीबॉडी नोज व्हाट दे वांट, सभी एक्सपीरियंस्ड हैं। तो एग्जाम मेरा 2019 में हुआ, फिर 2019 नवंबर में रिजल्ट आया, उसके बाद कोविड सिचुएशन हो गया तो इंटरव्यूज डिले हो गया, अभी दिसंबर 2020 में इंटरव्यूज हुआ। तो इंटरव्यूज में जैसे उसको पर्सनालिटी टेस्ट बोलते हैं, इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू नो, इट्स अबाउट हाउ यू से इट बिफोर द इंटरव्यू पैनल। तो फिर मैं पर्सनालिटी टेस्ट के लिए यूपीएससी दिल्ली में गया, वहां पर पैनल था, सुजाता मैम का बोर्ड था, शी इज अ रिटायर्ड इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर 1980 बैच। तो वहाँ इंटरव्यू प्रोसेस फिर हुआ, पर्सनालिटी टेस्ट हुआ, एंड अभी जो रिजल्ट आया वो आपके सामने ही है। सही है। तो इसमें प्रोस्पेक्ट्स क्या है, मतलब जैसे अभी तुम, एक मेरे को जो समझ में आया, इसमें लाखों लोग नहीं देते हैं, जैसे जो ग्रेजुएट्स है, जैसे यूपीएससी का एंट्री बैरियर इज ग्रेजुएट, करेक्ट, यहाँ बिकॉज इट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कॉस्ट करेक्ट। अकाउंटेंट, तो वो बहुत फोकस्ड एप्लीकेंट लॉट है। बट जो लोग भी अप्लाई कर रहे हैं दे आर लाइक वेरी वेरी फोकस कि बस एग्जाम देना है। एक चीज इसमें इश्यू है कि हर साल ये यस, एग्जाम नहीं होता है, ये 2-3 साल में एक बार राइट, होता है ये हर टेस्ट साल है। नहीं होता। जैसे हाँ, जैसे लास्ट टाइम इसका रिक्रूटमेंट हुआ था 2016-17 में, हाँ। फिर इसका 2019 में नोटिफिकेशन आया। तो अब क्या है कि अब ऐसा सुन रहे हैं कि शायद इस साल या नेक्स्ट ईयर फिर से वैकेंसी आएगी इसकी। ओके, तो तो ये इसमें हर कट ऑफ साल नहीं कितना होता, साल तो का इसमें है? जैसे अब सिविल सर्विस, हाँ वही, तो सिविल सर्विस एग्जाम में जैसे आपका 6 अटेम्प्ट्स एंड 32 ईयर्स का बैरियर रहता है जनरल यस। कैटेगरी के लिए। अदर कैटेगरीज के लिए अलग अलग बैरियर्स हैं। इस एग्जाम में वैसा कोई बैरियर नहीं है कि आपका नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को लेकर कि भाई 6 अटेम्प्ट ही होता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एग्जाम रेगुलरली नहीं होता है। एंड इसी वजह से ये जो इसमें आपका मैक्सिमम एज है वो 35 ईयर्स रहता है, अगेन बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ये एग्जाम रेगुलर नहीं है, 3-4 साल में एक बार होता है। तो इफेक्टिवली यही होता है कि अगर बंदा कोई 20-21 साल से शुरू करे तो उसको 4-5 अटेम्प्ट ही मिलेंगे एग्जाम देने के लिए। हम्म। ओके। और बेसिकली इसमें करोगे क्या आप, जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाओगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, जो तुम जैसे सुबह मुझे समझा रहे थे कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में 3 पार्ट होते हैं, रेवेन्यू, इकोनॉमिक्स और कॉस्ट। तो वो हाँ, रेवेन्यू के रेवेन्यू, आईआरएस करेगा। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ, हाँ। हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स उसकी जैसे प्रीमियर सर्विस हो गई इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, वैसे हाँ। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की एक सर्विस है इंडियन कॉस्ट एंड अकाउंट सर्विस। तीनों का स्टेटस सेम है। तो हम्म। जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर इज इक्विवेलेंट टू असिस्टेंट कमिश्नर। फिर हम्म। जैसे जैसे आपकी ग्रोथ होती है वैसे वैसे आपका रैंकिंग भी बढ़ता है, जैसे एडी हो गया, फिर एडी के बाद डीडी यानी डेप्यूटी डायरेक्टर, फिर डायरेक्टर बन गए। उसके बाद फिर अगेन एक सीनियर डायरेक्टर होते हैं, उनको डायरेक्टर नॉन फंक्शनल सिलेक्शन ग्रेड बोलते हैं। उसके बाद फिर आपका प्रमोशन होता है जेएस, उसके बाद एडिशनल सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरी, इस तरीके से होता है। तो इसमें क्या है कि थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर ये रहता है कि आपका जो पोस्टिंग है वो दिल्ली में होती है। हम्म। अब अपना क्या है कि सिविल सर्विस एग्जाम से जो पोस्टिंग्स होती है वो आपके इंडिया में कहीं पे भी हो सकती है, हर 3 साल में ट्रांसफरेबल रहता है। ये आज आपको भोपाल में अगर पोस्ट कर दिया, कल आपको कलकत्ता कर सकते हैं, परसों आपको दिल्ली कर सकते हैं। बट इसमें क्या है, इसमें ये होता है कि आपकी पोस्टिंग्स दिल्ली में रहती है, क्योंकि इसकी कार्डर पोस्ट जो है वो सारी मिनिस्ट्रीज में है।
तो इसमें अगर ट्रांसफर होता भी है 3 साल में, इसमें भी होता है 3 साल में ट्रांसफर, बट इसमें ये होता है कि आज आप नॉर्थ ब्लॉक में पोस्टेड है राष्ट्रपति भवन में, कल आप साउथ ब्लॉक में आ गए राष्ट्रपति भवन में। तो इस तरीके से इसमें पोस्टिंग्स रहती है, आप एक बिल्डिंग से निकले आप दूसरे बिल्डिंग में चले गए, तो ये है। ओके। हाँ, स्टेट्स में भी पोस्टिंग रहती है, स्टेट्स में भी पोस्टिंग रहती है, जिसमें जैसे आपका एक हो गया जैसे फिल्म्स डिवीजन है मुंबई, उसमें पोस्टिंग होती है। जीएसटी में थोड़ी बहुत पोस्ट रहती है स्टेट्स में, जीएसटी ऑडिट में, भाई जो डिपार्टमेंटल ऑडिट होता है उसमें, तो वो सब पोस्ट जो रहती है वो इनिशियल स्टेज में आपको मिलेगी, असिस्टेंट डायरेक्टर डेप्यूटी डायरेक्टर तक। उसके बाद आपको इनवेरिएबली दिल्ली में ही रहना होगा। तो अच्छा। बिकॉज इसमें कारण ये है कि आप जो प्रोफेशनल एडवाइस आप रेंडर करते हैं वो आपको हाईएस्ट लेवल पे देनी होती है, एट दी एपेक्स लेवल। तो एपेक्स लेवल अपने कंट्री का दिल्ली में है, तो आपको वहीं रहना होता है। ओके। और कार्डर कंट्रोलिंग जो है, कार्डर कंट्रोल आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से रहता है, बट पोस्टिंग्स आपके अदर मिनिस्ट्रीज में भी हो सकती है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में हो गई, या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में हो गई, या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में हो गई, या कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में हो गई, या पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में हो गई। तो जो भी अपनी मिनिस्ट्रीज है सब में पोस्ट हो सकती है आपकी। और ये है कि भाई आज मान लीजिए आपकी पोस्टिंग किसी मिनिस्ट्री में है, तो बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग इन दैट मिनिस्ट्रीज फिर आपको क्या होता है, जैसे कंपनीज हो गए, मान लीजिए आप पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में, तो बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग इन द पेट्रोलियम मिनिस्ट्री आपको जैसे गवर्नमेंट पीएसयूज जो हो गए उसमें आपको गवर्नमेंट नॉमिनी डायरेक्टर बना दिए, या इस तरीके से कुछ करके, तो आपका इस तरीके का प्रोस्पेक्ट्स रहता है इसमें। और ये रैंक है ग्रेड ए, जो मतलब एक यूपीएससी ऑफिसर का होता है, जो अगर आईआरएस भी हाँ, करते तो वही ग्रेड होता तुम्हारा। करेक्ट। तो अपने कंट्री में क्या, देर आर 6 ऑर्गेनाइज्ड अकाउंटिंग सर्विसेज, ठीक है, हम्म। ये वन ऑफ देम है। तो बाकी 5 है, वो बाकी 5 का रिक्रूटमेंट सिविल सर्विस एग्जाम से होता है। आई थिंक डिफेंस इसका अकाउंटिंग है, एग्जाम, रेल अकाउंटिंग है। हाँ, तो जैसे इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस हो गया जो कैग का हाँ। है, फिर इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस हो गया, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस हो गया, पोस्ट एंड टेलीग्राफ फाइनेंस सर्विस हो हम्म। गया, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस हो गया। ये पांचों का आपका सिलेक्शन सिविल सर्विस एग्जाम से होता है। छठी हम्म। अकाउंटिंग सर्विस ये इंडियन कॉस्ट अकाउंट सर्विस। तो इसका तो बेसिक इस क्वालिफिकेशन अलग है, इसलिए इसका एग्जाम अलग से होता है। और इसके लिए प्रेपरेशन वगैरह और ये सब कोचिंग वोचिंग कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि सीए का सिलेबस ही रहेगा कोचिंग क्या? इसके लिए अवेलेबल नहीं, 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 सीए का सिलेबस इसमें नहीं रहता, बियॉन्ड सीए भी रहता है। अच्छा। कोचिंग इसके लिए अवेलेबल नहीं है। कोचिंग इसके लिए अवेलेबल इसलिए नहीं है क्योंकि ये हर साल नहीं होता एंड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम है, तो हम्म। कमर्शियली वायबल नहीं है कोचिंग। ठीक है। तो इस वजह से इसका, जैसे मैं भी ट्राई किया था कि जब मैं इंटरव्यू स्टेज पर पहुंच गया कि भाई कोई पर्सनालिटी टेस्ट के लिए दिल्ली में कोचिंग हो जाए तो मैं चला जाऊं, कोचिंग ले लूं क्योंकि फाइनल हाँ। स्टेज है। बट मैं पता किया तो मुझे कहीं पे भी इसके लिए कोई प्रिपरेशन का कुछ नहीं मिला। तो प्रिपरेशन आपको सेल्फ स्टडी ही करना पड़ेगा। हाँ, फोकस आपको रखना होगा, जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग पे प्राइमरीली रखना होगा फोकस, बिकॉज डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की सर्विस है। फोकस आपका हमेशा रहेगा कि भाई बजट के अंदर में काम हो, कॉस्ट रिडक्शन हो, कॉस्ट एफिशिएंसी मेंटेन रहे, रिसोर्सेज अपने पास लिमिटेड है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे हो सकता है। सेकंड आपका रहेगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। हम्म। थर्ड आपका रहेगा टैक्सेशन का, भाई जीएसटी का हो गया क्योंकि पोस्टिंग्स रहती है, तो जीएसटी हो गया, इनकम टैक्स हो गया, ये सब चीज इन 3 सब्जेक्ट्स में मेन फोकस रहेगा। हाँ, इंटरव्यू में मेरे को जरूर इंडेक्स के बारे में भी पूछा गया, इंटरव्यू अच्छा। में मेरे को जरूर जीके के बारे में भी पूछा गया, जैसे आप कार्बन क्रेडिट्स के बारे में क्या जानते हैं, आप क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में क्या जानते हैं। तो ये उस टाइम का प्रिपरेशन मेरे काम आया था कि भैया कार्बन क्रेडिट्स ये होता है, क्योंकि यूजुअली अपने जो सीएस होंगे वो नहीं जानते कि कार्बन यस, क्रेडिट्स क्या होता एब्सोल्युटली। है या क्योटो प्रोटोकॉल क्या हुआ। तो माने नॉलेज कहीं से भी मिले वो हमेशा काम ही आएगा आपके। हाँ, रहा आप कॉस्ट अकाउंटिंग पे, तो कॉस्ट अकाउंटिंग का भी सिलेबस इट गोज बियॉन्ड सीए। जैसे मैंने फिर सीएमए की भी बुक्स पढ़ी, जैसे अपने सब जानते हैं इंडेस होता है, बट हाँ। अपने बहुत कम लोग जानते होंगे जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी होते हैं, देयर आर हाँ वो। 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। यस। हाँ, वैसे ही अपने सब जानते हैं एसएज हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, हाँ। वैसे ही कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स भी है। हाँ। तो ओके। मेरे को जैसे पर्सनालिटी टेस्ट में पूछा तो मेरे को इंडेस तो पूछे कि इंडेस आप 116 बता दीजिए लीज हम्म। अकाउंटिंग के बारे में, कैसे वो अलग है पहले वाले से। हाँ। फिर मेरे को बोले कि भाई आप इंडेस तो जानते हैं, क्या आप कॉस्ट ऑडिटिंग सॉरी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जानते हैं क्या, कितने हैं, 8 के नाम बताइए, क्या है उसमें, माने इस तरीके से सवाल पूछे गए। वैसे ही एसएस बोले, एसएस तो आप सीए हैं तो आप जानते होंगे, आप कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स जानते हैं क्या, माने इस तरीके से वो पूछते हैं। ओ वाओ। तो एक चीज है इसमें
पीटी में भी माने यहाँ पर पीटी कहने का मतलब प्रीलिम्स नहीं, पर्सनालिटी टेस्ट में भी ये है कि अगर आपको कुछ नहीं पता तो बिल्कुल ब्लफ मत करिए। ऐसा नहीं था कि मुझे सब कुछ पता था इंटरव्यू में। कम से कम ऐसे होंगे 10 सवाल होंगे जो मुझे नहीं पता थे। 3-4 सवाल तो एक के बाद एक रैपिड फायर में, सॉरी मैम, सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, इस तरीके से हुआ। बट अल्टीमेटली क्या है कि दे सी कि हाउ काम यू आर, आप कितने कंपोज्ड हैं, आप कितने आराम से आंसर कर रहे हैं, बिकॉज दे ट्राई टू पुट यू इनटू प्रेशर। जैसे मेरे साथ तो ये हुआ था, दैट वाज माय एक्सपीरियंस। जैसे एक एक पैनलिस्ट थे, तो वो रैपिड फायर शुरू कर दिया। जैसे मेरे को पूछे कि व्हाट इज नॉर्मल लॉस, तो मैं आंसर देना शुरू किया तो बोले कि लीव इट, व्हाट इज अ नॉर्मल लॉस। मैं अगेन बोलना शुरू किया तो बोले लीव इट, गिव मी 2 एग्जांपल्स ऑफ एबनॉर्मल लॉस। मैं फिर बोलना शुरू किया लीव इट, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। फिर बोलना शुरू किया तो लीव इट, व्हाट इज कोविड-19 अकाउंटिंग। तो मैं बोला कि मैडम आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, कोविड-19 अकाउंटिंग। यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट, इट वाज रिसेंटली इन द न्यूज। माने इस तरीके से वो आपको प्रेशर में डालने का कोशिश करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस के बाद में उन्होंने लास्ट में एक बहुत ही बेसिक सा सवाल पूछा कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, जो अपने हर सीए को पता होगा, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। तो दैट वाज माय लास्ट क्वेश्चन। तो वो मैं आराम से बोल दिया मैडम मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। तो बोले कि एक्सपेंसेस में ओवरहेड्स इज इट इंक्लूडेड। मैं बोला यस। बोले ओके, योर इंटरव्यू इज ओवर। तो वहां पर मुझे ये समझ में आ रहा था कि दे आर ट्राइंग टू टेस्ट माय कंपोजर, मैं कितना काम हूं, कितना आराम से प्रेशर हैंडल कर ले रहा हूँ। तो इस तरीके से रहता है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। अगर कुछ सवाल के जवाब नहीं भी आते हैं तो वो भी जानते हैं कि यू कैन नॉट नो एवरीथिंग अंडर द सन। तो इसमें इसी तरीके से आपको तैयारी करनी है। ग्रेट हर्ष, ग्रेट। सो मैं तुम्हारा लिंक्डइन का कनेक्ट वगैरह भी डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा, पीपल कैन जस्ट गूगल सर्च आल्सो ऑन दैट। सो थैंक यू सो मच, तुमने इतना डिटेल में हम लोग को समझाया। एनी लास्ट लाइन ऑफ एडवाइस टू यंगस्टर्स फ्रॉम द कॉमर्स स्ट्रीम, बिकॉज इस चैनल में ब्रॉडली उसी टाइप के बैकग्राउंड से लोग रहते हैं, कॉमर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट अकाउंटेंट्स। व्हाट आर योर फाइनल थॉट्स, बिकॉज तुम्हारी जर्नी काफी इंटरेस्टिंग रही, मतलब टॉपसी टर्वी, अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स। नॉर्मली एक कॉर्पोरेट लाइफ ही थोड़ी सी स्टेबल रहती है, थोड़ा साल जॉब करो फिर हाइक लेके दूसरे में चले जाओ, फिर थोड़ा साल जॉब करो हाइक लेके दूसरे में चले जाओ। तुमने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन की, 4 बार प्रीलिम्स में, 3 बार हुआ, मेंस में नहीं हुआ, फिर एसबीआई पीओ, फिर सीएजी, अब डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मतलब इट हैज बीन क्वाइट अ थिंग, राइट? तो कैसा है, मतलब फाइनली व्हाट वुड बी योर हाँ, एडवाइस टू तो यंगस्टर्स? फाइनली यही है कि दिस इज अ वेरी गुड सर्विस फॉर अस सीएस एंड सीएमएस। आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हो, आप कंसल्टिंग में जाते हो, आप ये समझ लो आप गवर्नमेंट के कंसल्टेंट्स हो। यू आर अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, यू कैन इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग, यू आर अ पार्ट ऑफ द पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस, यू कैन सी थिंग्स हैपनिंग एट द ग्राउंड लेवल। तो ये अगर आपको मोटिवेट करता है तो डू ज्वाइन द सर्विस। बहुत छोटा कार्डर है। यूजुअली बाकी सर्विसेज का कार्डर 5,000 ऑफिसर्स हो गए, 6,000 ऑफिसर्स हो गए, 10,000 ऑफिसर्स हो गए, इस तरीके से है। इस सर्विस का कार्डर एट प्रेजेंट 123 ऑफिसर्स है ऑल ओवर इंडिया में, क्योंकि एपेक्स लेवल पे आपको एडवाइस रेंडर करनी है। बट इसमें ये चीज है कि अभी कार्डर रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है। आई थिंक 50 से 60 और पोस्टें इसमें बढ़ेगी एट ऑल लेवल्स। तो बहुत अच्छी सर्विस है, कोई स्टैग्नेशन नहीं है। आप यंग एज पे ज्वाइन करके यू कैन रीच अप टू द हाईएस्ट लेवल इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड कंपैरेटिवली अपने सीएस के लिए ये ज्यादा अच्छी इसलिए भी है क्योंकि आपके नॉलेज से सिमिलर है, जो आप पढ़ते आए हैं उससे सिमिलर चीज है। हाँ, एक्स्ट्रा आपको पढ़ना पड़ेगा। बट अगर आप ये चाहें कि जैसे मैं अपने ही डोमेन में एक्सपर्टीज हासिल करके आज से सपोज करिए 15 साल बाद या 20 साल बाद मैं स्विच करना चाहूँ प्राइवेट सेक्टर में, तो यू कैन स्विच एट अ वेरी गुड लेवल। यू हैव प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, यू कैन गो अब्रॉड, यू कैन स्टडी, you can pursue whatever you want at the government's expenditure. There are a lot of opportunities here. Do join this service. ऑल राइट हर्ष, थैंक यू सो मच, एंड आई होप ये ऑडियंस को अच्छा लगे। तो आपको अगर अच्छा लगे ये वीडियो तो प्लीज से लाइक, शेयर, कमेंट करिएगा। एंड अपने उन चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट फ्रेंड्स को जो सिविल सर्विसेज में ये एक्सक्लूसिव सर्विसेज के बारे में एक्साइट हो सकते हैं, उसके बारे में श्योर आप उन्हें शेयर करिएगा। थैंक यू हर्ष, फिर मिलते हैं। Thank you, एंड ऑल द बेस्ट। thank you हर्ष so इज much, sir. ज्वाइनिंग फ्रॉम फेब एंड इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। Feb end or March first week. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी, एंड होप तुम हमारे देश के लिए कुछ करो। थोड़े यार टैक्स कट्स भी करवा देना, इधर उधर बोल बाल के। तो ठीक है यार। Thank you so ऑल much, sir. राइट, बाय Mm-hmm. बाय।